बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुलशन इकबाल ब्लॉक पिंडरा में रहते थे। बहुत खुला हवादार घर। कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी जगह को छोड़कर एक 200 गज फ्लैट में रहना पड़ेगा, लेकिन औलाद के सामने अपना आराम कोई मायने नहीं रखता। ये सन 2006 की बात है। मेरी बेटी का प्रेप में क्लिफ्टन एक कन्वेंट स्कूल में दाखिला हो गया, तो एक 3.5 साल की बच्ची के लिए गुलशन से रोज़ क्लिफ तक आना आसान नहीं था। वो कमज़ोर फूल सी बच्ची। फिर मेरे दबंग ससुर ने ऐलान कर दिया, या तो स्कूल बदलो या घर। दादा से पोती की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी, और मैं भी 4 महीने की दूसरी बच्ची के साथ बड़ी बच्ची को स्कूल लाने ले जाने में बेहाल थी। फिर फैसला ये हुआ कि स्कूल बहुत अच्छा है और मुकद्दर से दाखिला हुआ है, लिहाजा घर ही बदला जाए। ये बात मेरे सास ससुर के लिए दुख का बायस तो थी, लेकिन मेरे शोहर बाप की हैसियत से अपनी बेटी का सोच रहे थे। हमने काफ़ी मकान देखे, लेकिन मैं खुद भी कभी अकेला नहीं रहना चाहती थी। और फिर मेरे साथ 2 नन्ही बच्चियाँ, तो ये फैसला हुआ कि फ़्लैट काफ़ी महफूज होते हैं घर के मुकाबले में। लिहाजा हमने एक फ़्लैट का सौदा किया एक हिंदू फैमिली से जो खुद सखर में रिहाइश पसीर थे, और ये फ्लैट खाली पड़ा था। और फ्लैट के लाउंज में चनियोटी काम के एक बेहद खूबसूरत 4 कोने वाले जंगले में मंदिर बना रखा था। मैंने बरमिला में वो मंदिर देखते ही नागवारी का इजहार किया। तेज रंग रोगन से आरास्ता दीवारें मुझे एक नज़र नहीं भाई थी। मेरे शौहर ने कहा, तुम 2 महीने बाद ये फ्लैट देखना, और इस बीच तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आओगी। वाकई 2 महीने बाद नक्शा ही कुछ और था। मेरा दिल बाग बाग हो गया, लेकिन कुदरती तौर पर मैं वहाँ इस कदर इबादत गुजार हो गई थी जैसे मैं वो हर नक्श मिटा देना चाहती हूँ जो मंदिर की पूजा चाट में हुआ। तहज्जुद भी कई बार नसीब हुई। सूरह बकरा 40 दिन तक बिला नागा पड़ी। सूरत मरियम हर इशा के बाद शुरू में तो कुछ नहीं हुआ। हमारी अपनी सेपरेट छत थी। मैं मगरिब के बाद कभी कभी फ्लैट में नहीं रुकती थी। मासी हमारी चाय छत पर लगा कर जाती थी, और मैं बच्चों को लेकर वहीं रहती। जब तक आसिफ घर नहीं आ जाते उस वक्त तक बच्चे खेलते रहते और मैं फ़ोन पर लगी रहती थी। टाइम गुजर जाता था। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता घर से अनसियत होने लगी। मगरिब के वक्त डर लगता था, पता नहीं क्यों। छत हिस्स कुछ बताती थी। मेरी कोशिश रहती थी कि इस वक्त छत पर रहूं, लेकिन फिर भी कोई काम होता या कुछ और वजह मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया और टीवी वगैरह लगा कर रौनक कर लेती। स्टार प्लस और इंडिया के ड्रामों से मुझे सख्त तरीन नफरत है। मेरे घर में कोई मुलाजिम भी इंडियन ड्रामे नहीं देख सकता। एक दिन मासी कोई ऐसा ड्रामा देख रही थी जिसमें भजन वगैरह जोर शोर से चल रहा था। मेरी जान जल कर रह गई। मैं आपे से बाहर होकर चीखी, बंद करो ये मनहूस आवाज़ सारे घर में नहूस फैल रही है। मेरे वहम व गुमान पे भी नहीं था कि किसी और मखलूक को मेरी ये बात बुरी लग सकती है। किचन में एक रोशनदान था। वहाँ से हवा की एक ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई कि रगों में खून जमने लगा, जैसे कि ठीला सोजो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो कोई। बहुत खटारा सी, कभी तेज़ हवा, कभी मध्यम, कभी सन्नाटा। फिर एक नई मुश्किल आन पहुंची। मुझे ऐन मगरिब के वक़्त ऐसी नींद आती कि लाख कोशिश के बावजूद भी मैं जाग ना पाती। कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं बेदम हो जाती, और इस पर गज़ब ये कि लाइट्स चली जाती। मेरी आंखें खुली होती लेकिन जिसम बेजान। एक रात तो हद ही हो गई। मैं अपने बेड पर सो रही थी, आसिफ भी बेखबर सो रहे थे। मुझे कुछ गर्मी सी लगी। पंखे की ज़्यादा हवा पैरों की तरफ आ रही थी, इसलिए मैंने तकिया सरहाने से उठाकर पैरों वाली साइड रख लिया और सो गई। कुछ ही देर बाद मैंने चेहरे को घुमाकर आंखें पूरी तरह खोल दी और एक बेड पर औरत बिल्कुल इस कोने के साथ किसी कुर्सी पर बैठे देखा जो हमारे घर की कुर्सी नहीं थी। मैं आज भी उसका चेहरा ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ जैसे वो कल की बात हो। उसकी लंबी मोटी चोटी थी और बाल एक सफ़ेद एक काला ऐसे मिक्स हुए थे। आंखें बहुत बड़ी बड़ी और हैरत से फटी हुई थी। मुझे झुककर सर से पैर तक देख रही थी। नाक नक्शा बिल्कुल खरदबारी जसामत, लेकिन बेडोल हरगिज नहीं, और बैठे होने के बावजूद अंदाजा हो रहा था कि लंबी भी हो गई। सफ़ेद साड़ी, माथे पर बिंदियाँ, बड़ी बड़ी फटी हुई आंखें जो छपक नहीं रही थी। कमरे में एक अजीब सी तेज और भारी खुशबू जिसमें एक तरह की चरान भी शामिल थी। ऐसे ही भारी खुशबू मुझे उस दिन भी महसूस हुई थी जब हम पहली मर्तबा इस फ्लैट में दाखिल हुए थे। मेरी और उसकी आंखें आमने सामने थी। मेरी ज़बान किंग थी, मेरा जिस्म बेजान था, मेरे दिल की धड़कन बेकाबू थी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत यकजा करके अपने हाथ से आसिफ की टांग को टटोला के इसको नोच कर जगा सकूं, लेकिन उसकी टांग मेरे हाथ से दूर थी।
मेरी और उस औरत की आंखें मुस्तकिल मिल रहीं। बिना आंखें झपके यकीन करें मेरी जो हालत थी वो बयान से बाहर है। फिर तो ये मामूल बन गया, मेरा चैन और सुकून सब लुट गया। मेरी अम्मी रहने आई, वो सो रही थी। वो दोपहर के वक्त और मैं अपने कमरे में लेटी थी। मासी इस्त्री कर रही थी, बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। कहने का मकसद ये है कि अच्छी खासी चहल पहल थी कि इतने में गगिया कर अम्मी की चीखें की आवाज़ें आई कि कौन हो और मुझे समझने में एक सेकंड भी न लगा। अम्मी ने भी इन आंटी की दीदार कर लिए हैं। मैं बिस्तर से कूद कर अम्मी के पास गई तो अम्मी ने डरे हुए मुझे खौफज़दा लहजे में बताया कि एक औरत उन पर जकी हुई और उनको घूर रही थी। बस फिर क्या था, मैंने अम्मी के सामने पटर पटर पूरा खुलिया बयान करके पूछा, ऐसी थी? अम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी ही थी। फिर अम्मी भी कुछ देर रह कर चली गई और फिर मैं थी और वो फ्लैट। मैंने तो फिर खूब रोना धोना शुरू कर दिया। आसिफ के साथ उसके घर आते ही रोज़ परेशान हो जाता, तसल्ली देता और कभी कभी तंग भी आ जाता। मेरी बस एक ही रट होती कि मुझे नहीं रहना यहाँ, खुदा के वास्ते कहीं और चलो। इन जिन आंटी से बेहतर तो तुम्हारी अम्मी थी। डर तो उनसे भी लगता था मगर वो थी तो इंसान। आसिफ मुझे डांट कर कहता कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर बदलना मैं मासी के गले लगकर अक्सर रोया करती थी। एक वही हमदर्द नजर आती थी। मैं उसकी मिन्नतें करती कि खुदा के लिए आसिफ के आने तक रुक जाओ। वो बेचारी मजबूर थी। वो कहती बाजी मेरे दोनों बच्चे गूंगे बहरे हैं। मैं जब घर जाती हूँ तो गली में भटक रहे होते हैं और उनका बाप जो किसी चमड़े की फैक्ट्री में काम करता था वो 12 बजे के बाद आता था। मैं उसकी मजबूरी सुनकर चुप हो जाती। वो मुझे हर तरह की तसल्ली देकर चली जाती। मगरिब के करीब वही मैं न चाहते हुए भी सो जाती और फिर भी ऐसा महसूस होता जैसे मेरे चेहरे पर किसी का हाथ है और मैं हिल नहीं पाती। ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ कि हवा के लाइट चली गई। मैं जैसे हालात जंग में थी। मेरी एक ना चलती थी, न जिन आंटी के आगे न आसिफ के आगे। रोज़ रोज़ इस हंगामा ने मुझे हलकान कर दिया था। रोज़ आसिफ के आते ही बस यही रोना धोना। वो मुझे बहुत प्यार से समझाता और कभी कभी बहुत ज़ोर से डांटता। तुम हर किसी से जिन भूत के किस्से शेयर करती हो, ये घर बदनाम हो जाएगा और कोई खरीदेगा भी नहीं। घर 1-2 दिन में नहीं बिकते, देखते हैं करते हैं कुछ। और मैं जज हो कर कहती अल्लाह करे वो आंटी तुमको दिखाई दे तो पता चले। मुझे तो गला घोंट कर मार भी दे तो भी जिक्र न करूँ मैं किसी से, बस अकेली सहती रहूँ। एक दिन मेरी बड़ी बच्ची दूसरे कमरे से रोती हुई आई। उसको भी भूत आंटी नजर आई। हालांकि मैंने बच्चों से इस बारे में तो कभी जिक्र तक न किया था। उस दिन मुझे खौफ हुआ और मैं खुद एक चुड़ैल नुमा चीज़ बन गई। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि 2-2 हाथ करने की दिल में सोच ली कि या तो तुम या फिर मैंने शाम को मासी के जाने के बाद अक्सर बच्चों को छत पर खेलते छोड़कर अकेली फ्लैट में आकर बैठ जाती और ज़ोर ज़ोर से उस आंटी को मुखातिब करती। मुझे नहीं मालूम ये हौसला कहाँ से आया। मैं उनको समझाती कि मेरी तरफ से कोई दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत चाहती हूँ। ये घर मुझसे पहले आपका है, हो सकता है कि हमारी वजह से आपको तकलीफ़ हुई हो, लेकिन किसी भी मज़हब में ये कहाँ जायज़ है कि आप दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाएँ। आप हौसला रखें और आप अपने खुदा से दुआ करें खैरियत के साथ हमारा बंदोबस्त कहीं और हो जाए। और मेरी भी अपने अल्लाह से आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन हमको तंग मत करें। कोई ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल न करूं कि आपको बुरा लगे। फिर मुझ में एक एतमाद सा आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे इन हरकतों में कोई कमी आई जो पहले मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। अब मैं आसिफ को भी ज़्यादा मुंह ना लगाती। अब मुझे अपनी मुश्किलात को खुद फेस करना आ गया था। वो पूछता भी कि आज कुछ नहीं हुआ तो मैं तंग कर जवाब देती कैसा गुजरा, ठीक गुजरा जैसे गुजरता है, तुम क्या करोगे। मैं ये सोचकर बात करती कि मेरी हर बात वो आंटी सुन रही हैं। फिर जैसे कुदरत हम पर मेहरबान हो गई। मेरे शोहर का नाम नाजिमाबाद वाला घर जो कई सालों से बिकने के लिए स्टेट एजेंट के पास था और उसकी 90 लाख से ज़्यादा कीमत न लगी थी, उसकी 1.5 करोड़ की ऑफर आ गई। वो घर बिक गया तो हमने दूसरा घर देखना शुरू किया और अब वो आंटी मेरी सहेली हूँ। जैसे मैं उनको अकेले बैठकर पसंद आता वो 2.5-3 करोड़ से कम ना होता और फ्लैट अब खरीदना नहीं था। फिर ये फैसला हुआ कि ये फ्लैट बेचकर इसे पैसे मिलाकर दूसरा घर खरीदा जाए। स्टेट एजेंट को कहने के बाद फ्लैट देखने वालों की लाइनें लग गईं। रोज़ कई फैमिलीज आते और बहुत पसंद करती, लेकिन वो रेट कम लगाते जो हम कबूल ना करते। फिर एक पेशावर की पठान फैमिली जो बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग थे, उनके साथ सौदा हो गया। वो गड़ी की चौथाई में ये फ्लैट खरीदना चाहते थे।
आसिफ घर पर नहीं थे, उसके बावजूद मेरे हाथ पर 4 लाख का चेक रख गए कि अब ये फ्लैट आप किसी और को नहीं देंगी। करोड़ से कुछ ऊपर सौदा हुआ। मैं बड़ी परेशान, क्या करूँ, मुझे तो इनको हैंडल करना भी ना आया। खैर जब आसिफ आए तो मेरा फक चेहरा देख कर पूछा अब क्या हुआ, तो मैंने वो चेक उनके हवाले कर दिया। आसिफ ने स्टेट एजेंट को फ़ोन किया और मुबारकबाद दी। जैसे लफ्ज़ सुनकर वो मुतमईन हो गई। कोई हिमाकत सरजद नहीं हुई मुझसे, लेकिन बेमुश्किल 2 दिन ही बाद वो आदमी और उसकी बेगम मुंह लटकाए वापस आए। हम रात का खाना खा रहे थे और मैं जब चाय लिए कमरे में पहुंची तो ये अल्फाज सुन के चले, नसीब में नहीं था, अल्लाह मालिक है। मैं बुझ सी गई। बाद में तफसील पता चली कि वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे और सौदा मनसनून हो गया। आसिफ ने उनका चेक उनके हवाले कर दिया और वो शर्मिंदा चले गए और मैं दोबारा परेशान होकर बैठ गई। फिर इसका सौदा एक मुसलमान फैमिली में हुआ और इनको टूटकर फ्लैट पसंद आया और फिर 2 दिन बाद वो सौदा मंसूख हो गया और मैं आसिफ हैरान, ये क्या हो रहा है। अब आसिफ भी मेरी बातों का यकीन करने लग गए थे। और कहाँ यार, वो कहीं तुम्हारी जिन आंटी तो ऐसा नहीं कर रही कि इनको फैमिलीज पसंद ना हो। फिर सौदा हुआ, फिर मनसनून, और फिर जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैं एक दोपहर में बहुत रोई कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद आप हैरान होंगे कि एक हिंदू फैमिली आई और 1 करोड़ 20 लाख में सौदा डन हो गया। फिर तो कोई शक ही ना रहा कि पिछले सौदे क्यों मसनू हो रहे थे। मैंने उनकी बेगम को बातों बातों में बताया कि ये फ्लैट बहुत खुशकिस्मत है और यहाँ आकर इन्होंने खुशियाँ मिली हैं। तो आसिफ मुझे घूरते रहे कि शायद अपनी जिन आंटी सहेली का जिक्र ना कर दूँ, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं। वो फ्लैट इस हिंदू फैमिली के हाथों 7 खैरियत का बिका। हमने दूसरा घर ख़रीदा जो कि पिछले 5 साल से बंद पड़ा था और मेरी टेंशन की कोई इंतहा न थी कि अभी भी तो एक जिन आंटी से 2-2 हाथ करके हलकान हुई। अब यहाँ कोई जिन न मिल जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत सुकून है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि शायद वो हिंदू फैमिली भी अब बंगला में शिफ्ट हो चुकी है और वो फ्लैट दुगनी कीमत में उन्होंने फ़रोख्त किया और आज वो फ्लैट फिर खाली है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।